जो ओबीसी के लोग हैं उन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है। आज जो नेता हैं ओबीसी के लीडर हैं, मैंने मंच पे भी यही बात कही है कि ये इनका दोगला चरित्र हो रहा है। हमारी जो औलाद पैदा होगी, क्या वो 4th क्लास का कर्मचारी बनेगा? क्या वो सफाई वाला रहेगा? क्या खेत में मजदूरी करने वाला रहेगा? क्या लोहा कूटने वाला रहेगा? क्या लकड़ी कूटने वाला रहेगा? यही काम बच गया। अरे हमने भी तो कभी मौका दो ना। देखिए, शेखर यादव जैसे जो लोग हैं वो इस देश के अंदर एक दहशत फैलाने का काम करते हैं। उनका अपना पेट भर चुका है। उनकी खुद की औलादें आरएसएस और बीजेपी और घटक दलों के तलवे चाट चाट के वो पहुंच गए हैं। भाई, अगर आपने बोलना था, जुबान खोलनी थी, तो आप जाति के जनगणना पे बोलते ना। अरे इस दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर है जो ओबीसी का कोटा नहीं भरा जाता, 70 से 80% खाली पड़ा, उसको बोलते हैं। लेकिन उस पर जुबान नहीं खुलेगी। वो प्यादे हैं, उनसे बुलवाया जाता है। और एक नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे जिसको भी उठाओगे जो ओबीसी के लोग हैं उन्होंने ही बेड़ा गर्क किया है। और रहा खोया ये कागज के टुकड़ों पे जो इधर उधर जाने वाले हैं उनको आबादी है देश में ओबीसी की, और वो अपने अधिकारों को नहीं ले पा रहा। नहीं, ऐसा मैं कह रहा ना भाई, आपको पढ़ने के लिए रोक दिया जाए, आपको नौकरी का रास्ता रोक दिया जाए। और आज तो मैंने ये हालात देखी है कि नौकरी भी 4th क्लास की मिल रही है। किसी को खंबे पे चढ़ाने की नौकरी मिल गई, किसी को सिपाही की नौकरी मिल गई, किसी को सफाई की नौकरी मिल गई। उस गांव के अंदर अगर 4000 वोट है तो वो 4000 वोटों में था, मान लियो कि 3500 वोट सीधा सीधा बीजेपी को चला गया है या अन्य दलों को चला गया है। क्योंकि वो माइंड वॉश ऐसा करके है जैसे कि वो बच्चा आईपीएस या आईएएस बन के गया हो, कोई बहुत बड़ा बोल रहा हूँ। कहा जाता ना ओबीसी तो मंडल की लड़ाई छोड़कर कमंडल की लड़ाई लड़ रहा। नहीं, ये आप कह सकते हो, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है। जितना भी जो कावड़ का मामला होता है या अन्य काल्पनिक त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें मोस्टली यही लोग जा रहे हैं। सामाजिक मूवमेंट से जो नेता निकलेगा, कर्पूरी ठाकुर की हमने बात करी है, वीपी सिंह की हमने बात करी है, वो जो लोग थे वो कहाँ से निकल के आए थे? आज जो नेता हैं ओबीसी के लीडर हैं, मैंने मंच पे भी यही बात कही है कि ये इनका दोगला चरित्र हो रहा है। जहाँ ओबीसी की बात कर रहे हैं वहाँ ये सारे के सारे जो है धर्म की बात ये करेंगे, एक राजनीतिक दल की बात ये करेंगे, तो टोटल ये चीजें जा रही है। ये हम खामियाजा इसका उठा रहे हैं, ये बात आपकी सत्य है। जो लालू की बात कही गई है, जो मुलायम की बात कही गई है, कर्पूरी की बात करी गई है, उन्होंने हमको सब कुछ दिया है, उनकी बदौलत है। और जो आप तीसरा काले नाग की बात कर रहे हो जो दिल्ली के अंदर कुंडली मार के बैठा है, वो वही काला नाग है जो 90 के अंदर जो वीपी सिंह जब हमारे को हक अधिकार दे रहा था, ये केजरीवाल कॉलेजों के अंदर छात्रों को भड़का रहा था और दिल्ली को जलवा रहा था, हक हमको मिल रहा था। और ये हमारे खिलाफ जो है ना एक आंदोलन खड़ा कर रहा था, ये केजरीवाल की ही बदौलत है, ऐसे लोगों की बदौलत है जो हमारे हक अधिकार मार करके राजनीति में पहुंच गए हैं। अगर ये ऐसे हितैषी होते, ऐसे आंदोलन से अगर निकले होते तो इनको शर्म आती और जितना हक हमारा बनता उसमें कुछ हिस्सेदारी देते। जो भी मंत्री बनाए, जो मलाईदार पद दिए इसने दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ एक भी कोई ओबीसी उसमें बैठा हो, उल्टा जो शेड्यूल कास्ट के पास जो मंत्री पद थे वो भी इसने छीन लिए। तो इसकी तो सरासरी बेशर्मी है, चाहे अन्ना हजारे हो, किरण बेदी हो, रामदेव हो और चाहे केजरीवाल हो, और भी इसके साथ ऐसे घटक दल थे जो ओबीसी का भला वो उनकी औलादें भी नहीं चाहेंगी। इनके पहले नहीं हमने खड़ा होना है और यही हमारी जाति के जनगणना की मांग है। हाँ, हम कह रहे हैं अगर हमारे को दे दो हमारा हक, वो हक देने वाले नहीं, हमारे को भरोसा नहीं है। राहुल गांधी से क्या आशा है? देखिए, राहुल गांधी की बात अलग है, वो सत्ता में आएंगे, नजदीक होंगे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो। अगर वो 2011 में सत्ता उनकी थी, वो सार्वजनिक कर देते तो कम से कम आज हमारे को 10-20 साल 15 साल हो जाती, कुछ राहत मिलती। लेकिन भरोसा नहीं है, आज भी भरोसा नहीं है। राहुल गांधी पर भरोसा बिल्कुल कैसे भरोसा कर लेंगे? आप एक बात देखिए ना, जब राहुल गांधी कोई बात को कह रहा है और उसके जो नेता हैं, जिंदा जागता हरियाणा का है कि हमने कहा कि 16 टिकटें अति पिछड़ों को, जो 33% आबादी है, 33% वालों को 16 टिकटें जब मांगते हैं तो उनका हालात क्या होता है?
वो 4 टिकटें देते हैं और 4 में भी हरवा देते हैं। क्या भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ही इस देश का, हरियाणा प्रदेश का मालिक है क्या? क्या वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की शैलजा नेता है हमारी, क्या वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं थी? क्या ओबीसी के लोगों को 16 टिकटें देने में क्या जाट या दूसरा, मैं सीधा शब्द लेके कह रहा हूँ, तकलीफ हो रही थी उसका? राहुल गांधी की बात को नजरअंदाज किया गया और इसका खामियाजा दिल्ली भी भुगतेंगे, मध्य प्रदेश भुगता और राजस्थान भुगता और हरियाणा भुगता। राहुल गांधी को अच्छी तरीके से आगे आकर के उसको समझना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। राहुल गांधी की बात तो छलावा है ये? नहीं, छलावा, राहुल गांधी की बात को छलावा तो नहीं कह सकते हैं। आज जिस तरीके से, सुन लीजिए, आज जिस तरीके से, अरे इस तरीके से जो तालिबानी सत्ता में बैठे हों, हर जगह से पैसा उन्होंने ब्लॉक कर दिया, इनके फंडिंग इन्होंने ब्लॉक कर दिए, अडानी अबानी से यारी उनकी है, हर जगह पे वो जिसको चाहते हैं उसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन इससे साफ सीधा पता चलता है कि वो हमारा तो भला नहीं कर सकते हैं, अपने जो चाहते हैं उनका वो भला कर सकते हैं। उनमें अब किसकी मंडली है, अमित शाह कौन है, अमित शाह का बेटा कहाँ है, ये सारी चीज़ें जनता को, देश को, सबको पता है। पिछड़ा तो बीजेपी के साथ है ना देश के। देखिए, बीजेपी के साथ क्यों है यह बात भी समझना पड़ेगा। मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ, बात हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की पार्टी जैसे थी, मैंने कहा जातिगत जनगणना नहीं करवाई, 11 में आंकड़े कर देते तो नहीं होता। 770 सरपंच रिजर्व किया गया। देखिए बीजेपी कहाँ गेम खेल रही है और आप लोग कौन सी गहरी नींद में सोए पड़े हो। 750 सरपंच हरियाणा के अंदर बीजेपी ने रिजर्व कर दिया, ओबीसी अति पिछड़ा, BCB जो जिसको कहते हैं उसको रिजर्व कर दिया। और इधर वर्गीकरण लेके आकर के जो मूल बेस था वोट का, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का वोट हो चाहे ओबीसी का वोट हो, दोनों वोटों को अपने पाले में झाड़ लिया। और हम 16 टिकटें के लिए इनका आगे गिड़गिड़ाते फिर रहे थे, इनने एक नहीं सुनी। तो बेड़ा गर्क किसका हुआ? कांग्रेसियों का हुआ और दलों का हुआ। भाजपा लड़ नहीं है, भाजपा सातिर है, उसको इस बात का पता है कि किस तरीके से किसको लेके अपने पास आकर है। यही लड़ाई, यही मांग हमारी थी। अगर कांग्रेस समझ लेती, कांग्रेसियों ने नहीं समझी ना, और दलों ने नहीं समझी, ये समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनका सातिरपना क्या है। हम चाह रहे हैं, सुनिए, मुख्यमंत्री तो बनाया, अति पिछड़ा को बनाए ना, हम तो कह रहे हैं उससे भी डाउन आइए आप। भाई ये तो कहीं ना कहीं बिहार की बात करोगे, आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे, आप झारखंड की बात करोगे, आप और बात करोगे, वहाँ हैं। हम कह रहे हैं जिसको नहीं मिला है। मैं 750 सरपंच क्यों कह रहा हूँ कि वो अपनी पूरी आबादी होने के बाद भी, अगर गांव के अंदर 4000 की आबादी है तो वहाँ पे वो इतनी हिम्मत नहीं थी कमार खाती नाई तेली धोबी की कि वो सरपंची का फार्म भर दे। लेकिन अब की बारी जब इन्होंने रिजर्व 5-5 लोग लड़े हैं, और 5-5 लोग लड़े तो कितना कॉन्फिडेंस समाज में आता है, जिसका बाप लड़ा नहीं, दादा लड़ा नहीं, परदादा लड़ा नहीं, और पोता आज थोड़ी हिम्मत कर रहे हैं। बीजेपी तो सही रास्ते पर चल रही समाज। देखिए जातिगत जनगणना अगर ये करा दें तो इनको और फायदा हो जाएगा। लेकिन हमने बिल्कुल, अगर वो जातिगत जनगणना करवा देते, आंकड़े पार कर देते, बता देते कि इतनी आबादी इनकी है, इनको इतना हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी बेस में हो। भाई आज ये कर रहे हैं, जो मांग पहले थी ये हल्के में कर रहे हैं, लेकिन कम कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे पूरा करें, लेकिन जो गेम खेलना कांग्रेस ने चाहिए था, देना कांग्रेस ने चाहिए था, वो कांग्रेस नहीं दे पाई है। जातिवाद फैल जाएगा ना, कहाँ जातिवाद फैल जाएगा? ये जातिवाद है। जब मेरी 4 पीढ़ी ने कोई कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, या +2 स्कूल का मुंह नहीं देखा है, जाके विधायक MP नहीं बनाया, सरपंच नहीं बनाया है, अच्छा तुम माल मलाई खाते रहो तो जातिवाद नहीं है। हम अपने हक की बात करें तो जातिवाद है। तो ये इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? यही गली सड़ी गंदी मानसिकता के लोग कह सकते हैं कि भैया इससे जातिवाद फैल जाएगा। हाँ, जातिवाद की कोई बात हो तो बताओ, भाई किस व्यक्ति की जाति नहीं है? यहाँ पे हर व्यक्ति की तो जाति है, क्यों नहीं कराएंगे? जब आप जातिगत जनगणना कराओगे, इसी में तो सब कुछ छिपा हुआ है। आपके पास नौकरी कितनी है, जमीन कितनी है, शिक्षा कितनी है, रोजगार कितना है, तो सबको बांटोगे आप? क्यों नहीं बांटेंगे? जब मेरे को मिला नहीं है, आप करोड़पति हो रहे हो, आप पे जो ना अखबार आपके हैं, मीडिया आपकी है, आपके पास 500,000 किले ज़मीन है, मतलब आपके औलाद और खरीदेगी और आप खरीदोगे। हमारी जो औलाद पैदा होगी, क्या वो 4th क्लास का कर्मचारी बनेगा?
क्या वो सफाई वाला रहेगा, क्या खेत में मजदूरी करने वाला रहेगा, क्या लोहा कूटने वाला रहेगा, क्या लकड़ी कूटने वाला रहेगा, यही काम बच गया। अरे हमने भी तो कभी मौका दो ना। इस देश के अंदर संविधान को अगर लागू हो, इनको हमने तो कभी नहीं रोका। जो आगे बढ़ गए उन्होंने रोका है, पहली पार्लियामेंट में जो लोग गए उन्होंने रोका है। अगर वो लोग पहली पार्लियामेंट में भी अगर इस बात का ख्याल कर लेते कि भाई सबको मिला जुला के जिम्मेवारी दो, तो शायद आज इतनी अनदेखी नहीं होती। ये अनदेखी की गई है, जानबूझ के की गई है, आज भी धड़ल्ले से हो रही है। मंदिर मस्जिद का क्या काट है? देखिए, मंदिर मस्जिद का काट एक ही है कि जो ओबीसी समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, वो एक किनारा हो जाएं तो सीधा है कि वहाँ कुछ कोई जाएगा नहीं, तो वहाँ कुछ होगा नहीं, तो बाबा जी दो दिन भी नहीं रुक पाएगा। बड़ी संख्या में जा रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं ना। अगर कोई भी, मैं तो कर रहा हूँ, मैंने अपनी औलाद को नहीं भेजा, मेरे बाप ने नहीं भेजा हमारे को, तो हम कह रहे हैं हम जो जा रहे हैं उनकी हालात देख लियो। सुबह 6 बजे गाड़ी साफ करने के लिए जाते हैं, बर्तन साफ करने के लिए जाते हैं, और जब अगर मालिक तनख्वाह दे तो दे, अगर झूठा आरोप भी लगा दे कि बर्तन साफ करने वाली ने जो ना पैसे चुरा लिए, कोई बचाने वाला नहीं है। थाने में कुटाई होती है, महिला होनी, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर कोई लड़का और ऐसी ठंड के अंदर है, ठंडे पानी के अंदर हाथ दे करके कौन साफ कराए? ये जो मंदिर जाने वाले लोग हैं, इनकी हालात तो बद से बदतर हो रही है। इनको छोड़ना चाहिए, अच्छा काम करें, टाइम पे जाएं। नहीं क्यों जाएं मंदिर है, क्या जरा मंदिर में 6 बजे स्कूल जाने का टाइम होता है, कॉलेज जाने का समय होता है, आप वहाँ जाएं ना। कहा जा रहा मस्जिदों के नीचे मंदिर है, इनकी खुदाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो ये बीजेपी का, आरएसएस का एक प्रोपगंडा है, और ये चाहती यही है कि कहीं ना कहीं इन पे फूल बरसाए जाएं, कावड़ लेके आए तो, और कहीं ना कहीं इसको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझाए रखें। 2 करोड़ की ये बात नहीं करेंगे, 15 लाख की ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने जुमले फेंकने, जुमलों से आज अगर कोई तरह तराई है, वो इस मजदूर है, वो दलित है, वो ओबीसी है, और भी अगर कोई मेरा भाई है, तो इस बात को समझ ले कि कुछ ही लोग हैं जातियों में भी जो मलाई चाट रहे हैं, जो चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर हो, अगर वो गरीब है तो उसने भी इसमें साथ आना चाहिए, शामिल होना चाहिए। पीड़ित वो भी है, हम दलित कहते हैं, दलित वो भी है, बेशक वो चुटियाधारी हो, जनेऊधारी हो, तिलकधारी हो। अगर उसका बेटा 10th 12th में अगर फेल हो गया तो अपने आप को छतरी ना समझे, वो भी शूद्र है, और वो भी जो है ना दलित है। दलित का मतलब है जो सताया गया हो, जो पीटा कूटा गया हो, जो संसाधनों से वंचित रखा, वो दलित है। अब अपने आप में अगर कोई माने तो मानते रहो। देखिए, लंबे समय से ओबीसी महासभा नहीं है, जितने भी ओबीसी के लोग हैं, और मैं कहूँगा ओबीसी के लोग भी नहीं हैं, जो भारत के अंदर जो न्यायप्रिय लोग हैं, जिसमें हम हमारे एससी के बात कर लें, चाहे एसटी की हम बात कर लें, चाहे माइनॉरिटी की बात कर लें, ओबीसी समाज भी, सबका एक ही है कि लंबे समय से जब इनको राजनीतिक में हक नहीं मिले, शिक्षा में इनको हक नहीं मिल पाए, और नौकरियों के अंदर जितना बैकलॉग जो ओबीसी का पड़ा है, तो एक ही है कि मानना इनका कि किसी भी तरीके से आप जाति का जनगणना कराएं। और जो जाति के जनगणना का आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत लंबे समय से लोगों की डिमांड रही है। और 90 के दौर में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस पे संज्ञान भी लिया, और जो कांग्रेस बीजेपी लगातार इस देश के अंदर लारे लप्पे देती हुई आ रही थी, तो उन्होंने वो जो काला नाग था वो पिटारा खोला, और उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो मूल पीछे रहे हैं उन नागरिक को हक अधिकार देंगे। और दिया, जिसका सीधा सीधा आज हमारे बच्चों को शिक्षा में, मैं कहूँ कि हमारी पहली जनरेशन वो होगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटियों के अंदर जो आई है, अब वो आगे पढ़ लिख करके नौकरियों में कहीं ना कहीं जाएंगे। तो नौकरियों के अंदर भी क्या है कि बहुत सारा बैकलॉग पड़ा है। जब भी भर्ती आती नो स्टेबल कह करके ने जो बड़े बड़े पद हैं सब निकाल दिया जा रहा है। मुद्दों पे चुनाव तो नहीं हो रहे ना, जिन मुद्दों की आप लोग बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, ये ठीक है आपकी बात, चुनाव नहीं होते, चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत सारी अनदेखी की जाती है, लेकिन उसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ रहा। हमने कहा ना, मैं 40 साल से लगातार इस मामले को हम बैनर से, पोस्टर से, दीवारों से और नारों से हमने कहीं भी अपने आप को दूर नहीं देखा है, उन्हीं के बीच खड़े रहे। लेकिन ये लग रहा है कि लास्ट टाइम पे हम जैसे 50-55 की उम्र में आए हैं, तो आज उम्मीद है, आशा है कि वो राजनीतिक हक के लिए जो लड़ाई थी
और जो हिस्सेदारी की लड़ाई है नौकरियों के लिए, वो जातिगत अगर जनगणना हो जाती है तो इस देश का तमाम व्यक्ति को हक अधिकार तो मिलेगा। वो जातिगत सारे नेता, सारी पार्टियां, कोर्ट कलग, यहाँ तक भी सब तो मंदिरों के, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने पे लगे पड़े हैं। कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, सब यही तो हो रहा है। नहीं, देखिए जो आप बात करें ना, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उसमें भारी भीड़ जारी है, ना स्कूलों की तरफ है ना कॉलेजों की तरफ है, तो उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। क्या खामियाजा? ये खामियाजा नहीं क्या, आप आज जिसकी जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है, जो बाहर से आए हुए, अभी मैं उनको कहूँ तो कोई गलत बात नहीं होगी, जो यहाँ नज़दीक, जब बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या दाएं बाएं और देशों में से जो लोग आए थे, आज वो पार्लियामेंट में पहुँच गए हैं। और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो यहाँ पैदाइशी थे, आज तक उनके पास पूरी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब वो लोग तो, उन लोगों को तो सुविधा दी, और जो यहाँ के नागरिक थे उनको आज तक भी नहीं मिला है। जिंदा जागता उदाहरण है ये। पर कहा जाता है पिछड़े जागरूक नहीं हैं, उन चीज़ों को समझ नहीं, क्यों जागरूक नहीं है? जागरूक कैसे हो जाएंगे जब आप किसी को अच्छा हलवा दिखा करके और उसको कुछ और परोस देंगे? तो देखिए, यही चीज़ हो रही है। ओबीसी को सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपका भला करेंगे, लेकिन भला करने वाला अगर इस देश के अंदर कोई हुआ तो सही मायने में हमारे लिए तो वीपी सिंह था, बाबा साहब अम्बेडकर थे, जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो लगातार इनकी बात करी है। लेकिन इसके और संघर्ष करने की ज़रूरत थी।